नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, नेशनल सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल सिंबल और इसके साथ साथ में कौन कौन से जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे अशोक स्तंभ के बारे में बात करते हैं, ध्वज की बात करते हैं, तिरंगा के बारे में, इसके साथ साथ राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, पशु है, इसके अलावा जो कल्चर्स के अंदर हमारे जो भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिए गए हैं उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात बताते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भाग 10 है हमारा टॉपिक अगला। तो राष्ट्रीय ध्वज पहला टॉपिक आएगा आपका राष्ट्रीय ध्वज। इसके अंदर कौन कौन से पूछने की लायक चीज़ें हैं वो आपको मैं बार बार बताता रहूँगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। तिरंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो तिरंगा के अंदर सबसे पहले जो अच्छा पर्सन बनता है राष्ट्रीय ध्वज के अंदर, तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। यानी राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। फिर कई बार इनका अनुपात पूछते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात में ये पूछते हैं लंबाई और चौड़ाई का, लेंथ एंड वाइड, लंबाई एंड चौड़ाई के बारे में पूछते हैं। वो है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ये ऐसे याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। 3 और ये 2, 3:2 सेम है, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है ऊपर से नीचे की ओर क्रम, और ये अशोक जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर 24 तीलियाँ हैं, इनके बारे में, जो भी इसके अंदर थोड़ी जगह कम है। तो ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है वो कितना है? लंबाई और चौड़ाई का 3:2। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? चौड़ाई और लंबाई का भी पूछ सकते हैं सीक्वेंस में, ध्यान रखना दोस्तों। और रही बात है इनके अंदर कई बार कलर के बारे में पूछते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो रंगों के बारे में, रंगों के बारे में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ऊपर से बात करते हैं केसरिया, सफ़ेद और हरा। यानी हमेशा झंडे के अंदर आप खुद एक बेसिक नॉलेज है, ये चीज़ें जरूर देखना। ऐसे पूछ लेते बाद में कुछ नहीं होता है। पहले केसरी ले लेते ऊपर, कई बार बीच में हरा डाल देते। लेकिन कहने का मतलब ये है कंफ्यूज मत होना। इसमें ऊपर से नीचे की ओर क्रम पूछे तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद और 3 नंबर आ जाएगा हरा। एक बार ये भी सवाल आया हुआ है, ऐसे सवाल पूछते हैं आज की जो समय कंपटीशन के हिसाब से, कि सफ़ेद रंग के बीच में जो तीलियां हैं, 24 तीलियां का विवरण है, वो कौन से रंग का है? ये जो चक्र बना हुआ है अशोक जो चिन्ह से लिया गया, हमारा जो 24 तीलियां वाला चक्कर है वो नीला रंग का है। कौन सा रंग का है? नीला रंग का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार पूछा जाता है नीला रंग के बारे में। ये नीला रंग क्या करता है? 24 घंटे का प्रतीक है, 24 घंटे का प्रतीक के रूप में। अभी हम विस्तार से करेंगे इसके बारे में। 24 घंटे का प्रतीक के रूप में मानते हैं इनको, ठीक है। जो अशोक चक्र में पढ़ेंगे उस समय आपको बिल्कुल बताएंगे। लंबाई और चौड़ी का अनुपात पूछते हैं, और साथ साथ में इनके बारे में, रंगों के बारे में आ गया। कई बार नीचे से ऊपर पूछ लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। हरा, सफ़ेद और केसरिया। ऊपर है केसरिया, सेकंड नंबर आएगा सफ़ेद, और थर्ड नंबर आ जाता हरा, ये वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ही। तो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर तो ये बेसिक सामान्य जानकारी हो गई। उसके बाद में अगला वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट जीके के हिसाब से। करंट जीके के हिसाब से है वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक सवाल बनेगा कि अभी जो वर्तमान समय की
यानी 5 मार्च 2017 भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक अटारी जगह है, अटारी जगह पर हिंदुस्तान का यानी भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया झंडा। वो कितने 350 फीट ऊंचा, 350 फीट या फुट भी बोल सकते हैं। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछते कई बार एग्जाम के अंदर। फिर बात आती है अगली, उसके बाद में 24 तीलियों के बारे में जो अशोक चक्र में हम वह सविस्तार वर्णन करेंगे। फिर सेकंड नंबर आता है आपका राष्ट्रीय ध्वज, के बाद में आता है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी सेम है, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसा कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा सारनाथ से लिया गया, वो है अशोक, अशोक यानी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया, सारनाथ गुफा है ना, अशोक सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ में क्या है मेन रोल, जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ के बारे में पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में जो सिंह के बारे में, कितने सिंह के बारे में विवरण मिलता है, कितने सांड है और कितने घोड़े के बारे में, ये पूरा। और मुंडको उपनिषद में एक शब्द दिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का फुल, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है और कौन से उपनिषद से लिया गया है ना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये भी सवाल पूछा गया है। तो कहने का अर्थ है अशोक स्तंभ सारनाथ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, यानी सारनाथ से अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा जो लिया गया है। और बाद में आती है बात है 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। अशोक स्तंभ को, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकार भी कह सकते हैं और स्वीकार भी, अंगीकार किया गया। और बात आती है आगे, अशोक स्तंभ के अंदर सबसे ऊपर जो 4 सिंह हैं, 4 सिंह एक दूसरे पीठ सटाए हुए, पीठ सटाए हुए, 4 जो सिंह हैं एक दूसरे आपस में पीठ सटाए हुए, वो है हमेशा साहस और निर्भीकता का प्रतीक, निर्भीकता का प्रतीक के रूप में जानते हैं, प्रतीक के रूप में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं साहस एवं निर्भीकता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का अर्थ है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बारे में कि कितने शहर एक दूसरे, कितने सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं, वो है 4। फिर बात आती है इसके नीचे दाईं ओर, दाईं ओर और बाईं ओर, ये भी सवाल पूछा हुआ है। ये ऐसे कॉलेज लेक्चरर है, एग्जाम हाई लेवल के एग्जाम के अंदर आरएस के अंदर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। दाईं ओर जो सबसे नीचे दाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर सांड बैठा है, सांड। अगर बाईं ओर की बात करते हैं उस साइड में दाईं ओर में बैठा है घोड़ा। सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, किसका है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। अगर घोड़े की बात करें, घोड़ा क्या है, ये अदम्य साहस, अदम्य साहस करते थे, हमेशा निरंतर प्रगति करते रहो। घोड़े के बोलते ना, कई बार घरों के अंदर लोग शुभ कार्य के लिए घोड़े की नाल लगाते कर, घोड़े की नाल से नहीं होता, व्यक्ति को घोड़े की नाल की तरह चलना पड़ेगा। तो कहना का अर्थ यही है कि बाईं ओर घोड़ा, घोड़ा क्या, अदम्य साहस, अदम्य
साहस या प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक, यानी हमेशा क्या करना चाहिए, व्यक्ति को प्रगति करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद में एक मुंडको उपनिषद शब्द लिया है, मुंडको उपनिषद शब्द लिखा हुआ है। मुंडको उपनिषद शब्द यानी देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिपि में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है, शब्द लिखा गया है। देवनागरी लिपि के अंदर मुंडको उपनिषद से एक शब्द लिया गया है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या है? सत्य की हमेशा जीत होती है, सॉरी जीत होती है। हमारी जो न्याय प्रणाली, हमारे जो भारतीय संविधान के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है, वो हमेशा मुंडको उपनिषद शब्द है सत्यमेव जयते को मानकर किया जाता है। यानी पूरा तर्क वितर्क कंप्लीट होने के बाद में सत्यमेव जयते यानी अशोक स्तंभ के माध्यम से सत्यमेव जयते को अंगीकार करके हमेशा न्याय की प्रणाली की जाती है। तो कहने करते सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। खाली अशोक चिन्ह रटने से और राष्ट्रीय ध्वज रटने से कुछ नहीं है, कई बार ऐसे बीच बीच में सवाल निकाल देते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर रंगों का क्रम पूछ लेते हैं। तो कहने का अर्थ यह है। फिर बात आती है, ठीक है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में मैं आगे थोड़ा सा इनमें सब विस्तार बताऊंगा आपको। तो फिर बात आती है राष्ट्रीय जो चिन्ह के अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, उसके अंदर किस प्रकार 24 तीलियों का विवरण मिलता है, वो आपको एक पीछे फोटो में अंदर भी समझा देंगे और साथ साथ में इनको ऐसे भी समझा दे। अभी जो 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां, ठीक है, 24 तीलियों के अंदर 24 तीलियों में जैसे मान लो 24 तीलियों के अंदर विवरण मिलता है अलग अलग। जैसे बोलते फर्स्ट में जैसे संयम के बारे में, संयम रखना। सेकंड नंबर जैसे शील गुणों के बारे में, शील है, संयम है, साहस है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऊंचे नीचे में कोई मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे ये कोई भी एक अशोक चक्र की जो तीलियों के समझा दिया मैंने। तो संयम है, शील है, साहस है। उसके बाद में बात आती है आगे अधिकार है, मूल अधिकार होता है कोई व्यक्ति का, मूल अधिकार है। फिर 5 नंबर जैसे मूल कर्तव्यों के बारे में। फिर बात आती है आगे 6 नंबर की बात है मूल कर्तव्य, साहस, संयम, शील, साहस, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। फिर उद्योग, समृद्धि। उसके बाद में मैत्री भाव। उसके बाद में भाईचारा, बंधुत्व। 8 नंबर के बाद में 9 नंबर लिखो बंधुत्व के बारे में। ऐसे क्या यहाँ पर छोटी जगह के हिसाब से आपको ऐसे भी समझ लेना, यानी कोई भी हो 24 घंटे का व्यक्ति का कर्तव्य के बारे में बताए। यानी हमेशा 24 घंटे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी के प्रति संयम रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए, बुद्धि, विवेक, तर्क, विवेक भी बोल सकते हैं 11। जैसे 10 नंबर विवेक, बुद्धि, ठीक है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के बारे में बताया गया, रक्षा, ठीक है। 13 ऐसे मतलब बहुत सारे हैं जो हमें एक लास्ट के अंदर आपको एक फोटो के माध्यम से पूरा एक सिंबल लोगो बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार जैसे मान लो संयम है, शील है, साहस है, अधिकार और मूल कर्तव्य। अधिकार और मूल कर्तव्य मैंने पूरे संविधान के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। जैसे मूल कर्तव्य शब्द के बारे में मैंने बताया था, मूल कर्तव्य शब्द कहाँ से लिया गया है। हम सब्जेक्ट के अलावा अदर बात नहीं करेंगे, आपको इनके अंदर ही समझा देते, थोड़ा बहुत रिपीट हो जाएगा आपका। मूल कर्तव्य के बारे में, मूल कर्तव्य शब्द कहाँ से लिए गए हैं, संविधान के कौन से भाग से लिए गए हैं,
मूल करते बच्चा को रूट जाता है, उनका कर्तव्य किसका होता है? माता पिता का। रूट यानी रूट से लिया गया, ये पूरा बताया ना मैंने, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है। मूल अधिकारों का विवेचन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये मैंने पूरा समझाया था, फिर बताया था 6 मूल अधिकार हमारे, इसमें समानता का अधिकार बताया था, समानता का अधिकार। सेकंड नंबर बताया था समानता, स्वतंत्रता। 3 नंबर जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे आप बार बार रिपीट करते रहना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहने का अर्थ है कि इसको जैसे समानता का अधिकार बताता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से लगाकर 18, 14 के अंदर हमने बताया विधि के समय समानता, यानी किसी व्यक्ति के बारे में मैंने एक कहानी के अकॉर्डिंग, जो पिछले वीडियो में आप जरूर देखना, उसमें एक पूरा कहानी के अकॉर्डिंग बताया था। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व क्या करते हैं? उसका विधि पूर्वक उसका प्लान बनाते हैं, तो कहने करते हैं विधि के समक्ष समानता। फिर उसके बाद मैंने बताया था अनुच्छेद 15, 16 में जैसे लोक नियोजन के अवसर, किसी व्यक्ति के जो समानता का अधिकार है, यानी समानता का अधिकार सब में हमारे देश भारतवर्ष के अंदर संविधान के अंदर यही बताया गया है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से माना गया है। यानी कहने का चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे SC ST से हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे निम्न स्तर का, चाहे उच्च स्तर का हो, सबको एक समान दर्जा दिया गया। ये बात हमने पूरे इसके अंदर बताई थी संविधान, यानी 24 तेलियों का एक प्रतीक है सबको समान रूप से मानना, और बुद्धि, विवेक, समृद्धि, हमेशा प्रगति करना, व्यक्ति के बारे में मैत्री भाव रखना, बंधुत्व, भाईचारा रखना, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति अच्छा कार्य करना। अगर इसके अंदर ये पूछ सकते हैं आज के जो समय कंपटीशन के हिसाब से कि जो अशोक स्तंभ है हमारा, अशोक चिन्ह है जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, उसके अंदर 24 तेलियों के अंदर कौन सा शब्द नहीं है? 24 घंटे का जो प्रतीक है उसके अंदर कौन सा शब्द नहीं है और कौन सा है? ऐसे 2 टाइप के पर्सन बन सकते हैं। और उसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज के अंदर किस प्रकार बनेगा? राष्ट्रीय ध्वज में इनके रंगों के बारे में पूछ लेते, ऊपर से नीचे की क्रम और नीचे से ऊपर की ओर क्रम, और जो सफ़ेद कलर पे सफ़ेद जो रंग की पट्टी है उस पे जो एक 24 जो तीलियों के बारे में विवरण मिलता है, वो किस रंग में 24 तीलियों का जो चक्कर बना हुआ है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। यानी ये नीले रंग के अंदर बना हुआ है, नीले रंग, और नीले रंग के बाद में 24 तीलियों का जो विवरण मिलता है जो हमारे राष्ट्र को क्या प्रगति करता है, यानी राष्ट्र में यह प्रगति करता है किसी व्यक्ति के 24 घंटे का जो विवरण दिया गया है। तो कहने का अर्थ यह है इस टाइप के आज के समय में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहले क्या कि डायरेक्टली प्रश्न आ जाते थे और कई बार अनुपात पूछ लेते हैं, ऊपर से नीचे का क्रम पूछ लिया, उसके बाद देवनागरी लिपि के बारे में पूछ लिया, अशोक स्तंभ भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान सभा यानी भारत सरकार के द्वारा, तो 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय जो अशोक स्तंभ है उनको स्वीकार किया गया। अशोक स्तंभ पर डाक टिकट भी चल रहा है। तो कहने का अर्थ है इसी प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। अगला हम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु पक्षी, ठीक है, इसी प्रकार पूरी कल्चर के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मिलेंगे आपसे।